नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जॉब जानकारी एंड एजुकेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे संप्रभुता से संबंधित। तो ये जो है संप्रभुता जो टॉपिक है उसका दूसरा वीडियो है, अर्थात दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने संप्रभुता की परिभाषा माफ कीजिएगा प्रस्तावना, संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता का परिभाषा, संप्रभुता का विकास, संप्रभुता का पहलू एवं संप्रभुता का प्रकार, ये जो 6 पॉइंट है इसके अंतर्गत, ये 6 पॉइंट हमने देखे हैं इसके पहले वीडियो में अर्थात पार्ट 1 में। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, या फिर उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप जो इसको टच कर जो है आप उस वीडियो में अर्थात पहला वाला वीडियो में पहुँच सकते हैं, या फिर आप सीधा जो चैनल है उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। तो आपका मन है किस तरह से आप इसको देखना है पहला वीडियो को। तो आज इसका दूसरा पार्ट है संप्रभुता का, इसमें हम पढ़ेंगे इसके जो है संप्रभुता का प्रकार तक हुआ है उसके आगे वाले को। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचे। और जो राजनीति विज्ञान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सब को हम देख रहे हैं तो उसकी वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो संप्रभुता के लक्षण या विशेषता, तो अगला जो है संप्रभुता के लक्षण या विशेषता। विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण करने से संप्रभुता की निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती है, अर्थात जो हम परिभाषा है उसको देखें उसके आधार पर जो विशेषता है जो निम्न है। पहली इसकी जो विशेषता है निरंकुशता। इसका अर्थ है कि संप्रभुता सर्वोच्च, संपूर्ण, निरंकुश तथा असीमित होती है। तो इसकी जो पहली विशेषता है किसकी, संप्रभुता की, कि निरंकुशता है, अर्थात ये जो है संप्रभुता एक सर्वोच्च होती है अर्थात सबसे ऊंचा होती है, संपूर्ण होती है, निरंकुश जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, असीमित होती है, कोई इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसकी असीमितता के दो पहलू हैं, आंतरिक और बाह्य, जिसको हमने पहले भी देखा है, दो पहलू पहले वीडियो में, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता सर्वोपरि और पूर्ण रूप से अमर्यादित है। तो इसकी जो आंतरिक क्षेत्र है तो राज्य की सत्ता सबसे ऊपर है, पूर्ण रूप से अमर्यादित है, इसलिए राज्य आंतरिक क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अर्थात जो राज्य है या जहाँ राज्य शासन है, स्टेट वाला राज्य नहीं है पर राज्य शासन है, देश है, इकाई क्षेत्र जहाँ पर एक सरकार काम कर रहा है वो राज्य है। तो अगर इसको नहीं देखें तो पहला वीडियो एक बार जरूर देख लें। तो आंतरिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता सर्वोपरि पूर्ण रूप से अमर्यादित, इसलिए राज्य आंतरिक क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। तो राज्य जो है कोई भी अर्थात राज्य सियासत देश तो कोई भी कानून बना सकता है, किसी भी कानून को बदल सकता है तथा उनका पालन न करने वालों को दंड भी दे सकता है। ठीक, तो कोई कानून बना सकता है, उसका पालन नहीं करता उसको दंड भी दे सकता है। बाह्य दृष्टि से भी सब प्रभु सत्ता स्वतंत्र होती है। तो इसके दो पहलू हैं, एक आंतरिक और बाह्य। तो बाह्य दृष्टि से भी जो प्रभु सत्ता है या फिर संप्रभुता, प्रभु सत्ता और संप्रभुता एक ही, वे स्वतंत्र होती, इसलिए वह विदेश नीति का निर्धारण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। विदेश नीति का निर्धारण क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है, अर्थात किसी भी देश के साथ मित्रता रख सकता है, किसी भी देश के साथ कुछ भी सामान का निर्यात आयात कर सकता है, तो स्वतंत्र रूप से कोई इस पर बाधित नहीं कर सकता है। युद्ध व संधि के संबंध में भी उनका निर्णय अंतिम होता है। तो किसी के साथ कुछ भी मामले में संधि करना है तो उसका जो है अंतिम होता है, उसका कोई नहीं रोक सकते कि आप इसके साथ संधि ना कीजिए। इस टाइप का ना तो कोई राज्य और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस संदर्भ में कोई दबाव डाल सकता है। सैद्धांतिक दृष्टि से संप्रभुता असीम और निरंकुशता होती है, लेकिन व्यवहार में परंपराएं, रीति रिवाज, जनमत, नैतिक व प्रकृति नियम तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून संप्रभुता पर प्रतिबंध आरोपित करते हैं। तो पहला पॉइंट है निरंकुशता। दूसरा पॉइंट देखते हैं सर्वव्यापकता। तो सर्वव्यापकता का आशय है कि राज्य अपने निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत सभी व्यक्ति, संस्था, संगठन तथा अन्य व्यवस्थाएं अपना पूर्ण अधिकार रखता है। ठीक, तो इसका आशय है कि जो राज्य अर्थात जहाँ इकाई क्षेत्र या फिर देश जो है अपने जितने भी क्षेत्र है, जैसे भारत की बात करें तो भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है उसमें जितने भी व्यक्ति हैं उसके अंतर्गत जितने भी संस्था है, संगठन है या अन्य व्यवस्था है तो सब पर अपना अधिकार रखता है। ऐसा नहीं कि कोई राज्य है उस पर अधिकार नहीं है या कोई संस्था है उस पर अधिकार नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सब पर है। उस सीमा में रहने वाले सभी लोग राज्य द्वारा निर्मित कानून को मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो जो उस राज्य के अंतर्गत या जो देश है वहाँ के जो जितने भी सीमा है उसके अंतर्गत जो भी लोग हैं सब उस कानून को मानेंगे, नहीं मानेंगे तो उस समय जो उसको दंडित किया जाएगा। संप्रभुता से मुक्त होने का दावा कोई भी नहीं कर सकता। तो संप्रभुता का जो प्रभाव है सभी पर पड़ेगा, उससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, अर्थात सबको कानून का पालन करना ही होगा। इसका अगला जो है तीसरा जो पॉइंट है या तीसरा विशेषता अदेयता। संप्रभुता सदैव राज्य से संलिप्त रहती है, अतः राज्य इसे किसी दूसरे को नहीं दे सकता। अदेयता माने देय माने देना, यहाँ पर आग लगे तो देय नहीं दिया जा सकता। देय मतलब देय से ऐसा है कि देना और आ लग गई यहाँ पर तो नहीं दिया जा सकती। तो ये जो है संप्रभुता जो है सदैव राज्य से संलिप्त रहती है, इसे किसी दूसरे को नहीं दे सकता। इसे दूसरे को देने का अर्थ है कि राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब
संप्रभुता क्या है, तो सर्वोच्च शक्ति है किसी राज्य की। राज्य माने स्टेट यहाँ पर नहीं है ना, इसको समझना है। राज्य शासित देश है, तो राज्य की क्या है, वो संप्रभुता शक्ति है। अगर किसी को दे दे रहा है, मान लो, हालांकि दे नहीं सकता, लेकिन अगर किसी को दे दो तो उसका मतलब क्या होगा कि राज्य की अस्तित्व। अब किसी राज्य या किसी देश के पास कोई शक्ति ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक ऐसे ही समाप्त मान सकते हैं उसको। तो उसका जो है, अगर किसी को देता है दूसरे को देने का अर्थ क्या हो जाएगा, राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अर्थात राज्य आत्महत्या की कीमत पर ही से किसी दूसरे को दे सकता है। लाइबर के शब्दों में, जैसे एक वृक्ष अपने उगने, पनपने, फलने फूलने के अधिकार को नहीं छोड़ सकता, ठीक उसी प्रकार राज्य से संप्रभुता को अलग नहीं किया जा सकता। तो यह है इसकी विशेषता। इसकी अगला जो विशेषता है वो है स्थायित्व। तो जिस प्रकार राज्य स्थायी होता है उसी प्रकार संप्रभुता भी स्थायी होता है। जब तक राज्य कायम रहेगा तब तक संप्रभुता भी रहेगा। तो कोई राज्य जब तक है उसके पास वो शक्ति रहेगा ही। संप्रभुता का अंत राज्य का अंत। अगर कोई राज्य का अगर संप्रभुता या शक्ति खत्म हो जाता है तो फिर उस राज्य का भी अंत हो जाएगा। कई बार यह मान लिया जाता है कि राज्य में एक शासन या सरकार का अंत होने या शासक की मृत्यु होने पर संप्रभुता का अंत हो जाता है, लेकिन यह एक भ्रम मात्र है। ठीक, मान लो कहीं राज्य है, पहले जमाने में क्या है, किसी देश में या फिर राज्य में राजा होता था, उसका सरकार चलता था। ठीक, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा नहीं कि संप्रभुता खत्म है, क्योंकि कोई दूसरा राज्य सरकार या राजा आएगा, कोई दूसरा राजा आएगा तो फिर उसके पास तो शक्ति रहेगा ही। तो राजा की मृत्यु हो सकती है लेकिन, या शासक की मृत्यु हो सकती है लेकिन संप्रभुता का नहीं। तो ब्रिटेन के बारे में यह कहावत भी प्रसिद्ध है कि राजा मृत है, राजा चिरंजीवी हो। ठीक, इसका भाव यह है कि राजा की मृत्यु से भी राजपद का अंत नहीं होता। अर्थात अगर राजा की मृत्यु भी है तो उसका जो पद है, राजपद, ठीक, वो जो है हमेशा रहेगा। वो राजा का जो पद है वो हमेशा, राजा की मृत्यु होगी लेकिन राजपद का नहीं, अर्थात संप्रभुता हमेशा रहेगा, वो स्थायी रहेगा। अविभाज्यता, संप्रभुता पूर्ण होती है, इसलिए इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो अविभाज्यता समझ ही गए होंगे कि जो संप्रभुता पूर्ण होती है, ठीक, इसको किसी को दे नहीं सकते, ये स्थायी होती है, तो इस कारण इसको जो है विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला जो है मौलिकता। मौलिकता का अर्थ है कि संप्रभुता अपनी स्थिति का आधार स्वयं होती है, मूल। मौलिकता से आशय मूल है। तो संप्रभुता अपनी स्थिति का आधार स्वयं होती है, उसे ना तो किसी ने पैदा किया है ना तो बनाया है। ठीक, तो संप्रभुता को क्या है, ना तो इसको बनाया गया है ना पैदा किया गया है, बल्कि यहाँ राज्य में जन्मजात होती है। तो कहाँ कहीं अगर राज्य बनता है तो वहाँ जन्मजात होती है। अगर यह मान लिया जाए कि संप्रभुता राज्य को किसी द्वारा दी गई है तो ऐसी स्थिति में स्वीकार करना होगा कि इसे देने वाला उसे वापस ले सकता है। जिस प्रकार किसी अमानत रखने वाला उसका स्वामी नहीं होता, उसी प्रकार किसी द्वारा प्रदत्त शक्ति संप्रभुता नहीं हो सकती। ठीक, किसी को कोई राज्य अगर किसी दूसरे राज्य को संप्रभुता दे रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में वो फिर अपना वापस ले लेगा, तो हमेशा नहीं होगा। इसका नाम किया है मूल रहता है, न तो इसको पैदा किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। इसकी जो है विशेषताएं हैं, तो एक बार फिर देख लेते हैं। पहला विशेषता निरंकुशता, दूसरा सर्वव्यापकता, तीसरा अध्ययता, चौथा स्थायित्व, पांचवा विभाजन, छठवा जो है इसकी मौलिकता अर्थात मूल। तो ये हो गया विशेषता। अब अगला जो पॉइंट है संप्रभुता के अधिवास। ठीक, संप्रभुता के अधिवास। तो संप्रभुता के अधिवास का अर्थ है कि राज्य में कहाँ निवास करती है, अर्थात राज्य में कौन व्यक्ति या समूह राज्य की इच्छा को अभिव्यक्त करते हैं। तो संप्रभुता कहाँ कहाँ पर निवास करती है, इसको भी थोड़ी सी देखना है। तो इसके अंतर्गत जो संप्रभुता के अधिवास के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है, संप्रभुता का अधिवास राज्य में है। संप्रभुता के सिद्धांत का उदय 16वीं शताब्दी में हुआ था। तब यह कहा गया कि संप्रभुता राजा का गुण है, क्योंकि उस समय जो शासन है राजा के हाथों में होता था, तो राजा ही वहाँ का सर्वोच्च होता था, जो भी वो कानून बनाता था सबको पालन करना होता था। तो इसलिए उस समय कहा गया कि जो संप्रभुता है वो राजा का गुण है, या फिर राज्य में होती है संप्रभुता, क्योंकि राजा ही उस शासन का या जहाँ जितना भी क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा होता था। उसके बाद को अगर कोई नहीं मानते तो उसको बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा दंडित किया जाता था, दंड दिया जाता। तो इसलिए उस समय 16वीं शताब्दी में संप्रभुता राजा का गुण था या राजा में निवास करता था। इसलिए उस समय तक उसके संप्रभुता निवास स्थान के संबंध में कोई भी संदेह नहीं थे। अगर फिक्स था कि हाँ वो राजा ही रहेगा, राजा में ही संप्रभुता है, संदेह नहीं था उस टाइम। उस समय फ्रांस के न्यायविदों ने फ्रांस के राजा को ही फ्रांस का संप्रभु कहा। तो उस समय अब सारा जो शक्ति है वो किसके पास होता था, राजा के। इसलिए जो वहाँ के जो न्यायविदों ने उन्हें फ्रांस का राजा को ही फ्रांस का संप्रभु कहा। संप्रभुता को राजा का गुण समझना उचित भी था, क्योंकि उस समय राजा ही समस्त शक्तियों का स्त्रोत था। जैसे कि मैंने कहा था, बताया भी अभी, कि जो राजा है वही शासन करता था, वही सबसे बड़ा होता था, तो सारी शक्ति उसी के पास है। तो इसलिए कहना कोई गलत बात नहीं था उस समय की स्थिति में। फ्रांस का शासक लुई 14 कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही शासक हूँ। इसी कारण उस समय कहा गया कि राजा नागरिक तथा प्रजाजनों के ऊपर परम शक्ति है, जो विधि द्वारा मर्यादित नहीं है। तो इस तरह से संप्रभुता का अधिवास है। उसके बाद दूसरा जो है संप्रभुता का अधिवास जनता में। लोकतंत्रवादी विचारकों का मानना है कि संप्रभुता का निवास जनता में होती है। सर्वप्रथम इस विचार का पक्ष पोषण रोमन विचारक सिसरो के द्वारा किया गया,
किंतु तत्कालीन प्रवृत्ति के अनुकूल न होने के कारण उसके विचार को अस्वीकार कर दिया गया। तो पहले जो है लोकतांत्रिकवादी विचारक का मानना है कि जो संप्रभुता का निवास होती है वो जनता में होती है। इसका जो सबसे पहले जो है बात इसके बारे में बात करने वाले जो हैं वो रोमन विचारक सिसरो हैं। लेकिन उस समय की स्थिति क्या था कि उस समय राजा ही सबसे महान थे, मतलब उस राजा के पास ही सर्वशक्ति होती थी। उस समय इस बात को अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि राजा जो है सर्वशक्ति है तो वही उसमें संप्रभुता होती है, ना कि उस टाइम में जनता में। तो इसलिए जो उस समय इसके बात को अस्वीकार कर दिया गया। तदुपरांत इस विचार का प्रतिपादन लाक एवं रूसो ने किया कि शासन जन सहमति पर आधारित होता है तथा संप्रभुता जनता में निहित होती है। वर्तमान में यह धारणा अत्यंत लोकप्रिय है। तो अब जो है तो संप्रभुता का अधिकार जनता में है ही, किंतु यह कहने में जनता संप्रभु सबसे बड़ी कठिनाई है कि स्वयं जनता शब्द का अर्थ ही अस्पष्ट है। कुछ लोग जनता का अर्थ समस्त जन समूह अर्थात बच्चे बूढ़े और नौजवान से लगाते हैं, कुछ लोग केवल मतदाताओं को इसमें शामिल करने की वकालत करते हैं। ठीक, तो लाक एवं रूसो ने भी कहा कि जो शासन है जन सहमति पर आधारित होता है, संप्रभुता जो है जनता में नहीं होती है। तो वर्तमान में यह धारणा अत्यंत लोकप्रिय है, क्योंकि जो चुनाव होता है तो जो है जनता भी जो है अपने हिसाब से सरकार चुनती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो कई लोग बोलते हैं कि जो जनता का अर्थ है किसी देश में जितने भी लोग हैं, जिसके अंतर्गत सब बच्चे बूढ़े नौजवान महिलाएं हर एक उम्र के लोग को बोलते हैं। तो वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि जनता के अंतर्गत सिर्फ वही आएंगे जो वोट देते हैं या चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा इसमें अस्पष्ट होता है। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। उसके बाद जो इसकी तीसरा पॉइंट है संविधान बनाने तथा उसमें संशोधन करने वाले संस्था में। इस धारणा के प्रतिपादक का मानना है कि संप्रभुता संविधान निर्माता संस्था में निहित होती है, अर्थात जो किसी देश के हैं उसमें जो संविधान बनाता है, उसमें संशोधन करने वाला या कानून बनाने वाला है, तो संविधान बनाते हैं उसमें जो संशोधन करने वाले जो संस्था होती है उसमें जो है निहित होती है संप्रभुता, उसमें होती है। अर्थात संविधान का निर्माण उसका संशोधन करने वाले सभा को ही संप्रभु कहा जा सकता है। ये हुआ। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसके, संप्रभुता का निवास विधि निर्माण करने वाले समस्त संस्थाओं के योग में है। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है, संप्रभुता का निवास विधि अर्थात कानून निर्माण करने वाले समस्त संस्थाओं के योग में है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मत है कि संप्रभुता का निवास विधि निर्मित करने वाले संस्था में होती है। तो जो इस दृष्टिकोण अर्थात जो संप्रभुता का निवास विधि करने वाले समस्त संस्थाओं के योग में, इसको जो मानने वाले हैं उनका कहना है कि संप्रभुता का निवास विधि अर्थात कानून निर्मित करने वाले संस्था में होती है, कि जितने भी संस्था कानून का निर्माण करता है उनमें जो भी इसमें भाग लेते हैं उन सब में जो है संप्रभुता निवास करती है। वुड्रो विल्सन ने कहा कि संप्रभुता विधि निर्मात्री संस्था में निवास करती है। तो वुड्रो विल्सन ने भी कहा है कि जो संप्रभुता है वो विधि निर्मात्री संस्था अर्थात जो कानून का निर्माण करता है उस संस्था में निवास करती है। इसी बात का समर्थन करते हुए गेटिल ने लिखा है कि वे सभी संस्था जो राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति करते हैं संप्रभुता का प्रयोग कर रही है। ठीक, तो जो राज्य की इच्छा का अभिव्यक्त कर रहे हैं वो जो है संप्रभुता का प्रयोग कर रहे हैं। ये किसने कहा था? गेटी ने लिखा है। इन संस्थानों में विधानमंडल, न्यायालय, कार्यपालिका, अधिकारी, अधिवेशन और निर्वाचक शामिल किया जा सकता है। तो ये सब जो है विधि निर्माण में सबको शामिल किया जा सकता है। तो इसी एक सब में जो है इनके अनुसार वुड्रो विल्सन, गेटिल, इनके अनुसार जो है ये सब में संप्रभुता निवास करती है। तो इस तरह से संप्रभुता निवास करने के जो है टॉपिक है या पॉइंट है इसको हमने देखा। संप्रभुता का अधिवास राज्य में है, पहला है कहाँ का निवास करती, तो इसमें पहला है। दूसरा संप्रभुता अधिवास जनता में, उसके बाद तीसरा देखा कि संविधान बनाने तथा उसमें संशोधन करने वाली संस्था में, और चौथा संप्रभुता का निवास विधि निर्माण करने वाले समस्त संस्थाओं के योग में। तो इस तरह से ये जो हो गया। तो इस प्रकार अंततः कहा जा सकता है कि संपूर्ण राज्य की आज्ञा में संप्रभुता समाहित होती है, अर्थात संपूर्ण राज्य ही इसका निवास स्थान है। तो संप्रभुता का जो निवास स्थान कहाँ है? पूरा राज्य है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब जो अगला जो टॉपिक है इसके अंतर्गत संप्रभुता के अंतर्गत संप्रभुता के सिद्धांत, तो जो कि महत्वपूर्ण है संप्रभुता के सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत पहला जो सिद्धांत है एकलवादी सिद्धांत। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को जॉन ऑस्टिन ने दिया। ठीक है, तो किसने दिया इसको? जॉन ऑस्टिन। तो ऑस्टिन के इस सिद्धांत को अद्वैतवादी सिद्धांत, गैर बहुलवादी सिद्धांत और संप्रभुता के पूर्ण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इस एकलवादी सिद्धांत को, जिसको जॉन ऑस्टिन ने दिया। इसका और या अन्य और नाम जो है अद्वैतवादी सिद्धांत, गैर बहुलवादी सिद्धांत और संप्रभुता के पूर्ण सिद्धांत भी है इसका और अन्य नाम। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का प्रसिद्ध विधि शास्त्री था। उसने 1832 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चरर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जॉन ऑस्टिन कहाँ का विधि शास्त्री था? इंग्लैंड का। तो कब? उसने 1832 ईस्वी में अपना जो पुस्तक है लेक्चरर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था और बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना तथा परंपरा पर कानून की श्रेष्ठ स्थापित करना था। कानून के संबंध में ऑस्टिन का विचार था कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। ठीक, तो कानून क्या है इनके हिसाब में, कानून जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया क्या है, आदेश है। अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है। संप्रभुता किसी खास क्षेत्र में कानून बनाने और लागू करने की अंतिम और पूरी शक्ति है। संप्रभुता क्या है, किसी खास क्षेत्र में कानून बनाने और लागू करने की अंतिम और पूरी शक्ति है। ऑस्टिन है ना, ऑस्टिन हो गया था, होगा, इसको सुधार लेंगे, ऑस्टिन है। ऑस्टिन के मुताबिक एक राजनीतिक समाज में संप्रभुता उस व्यक्ति या व्यक्ति के समूह में निहित होती है जिसकी आज्ञा का पालन समाज के एक अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से करता है और स्वयं किसी के आदेश पालन का अभ्यस्त न हो तो ऐसी व्यक्ति या समूह को संप्रभु कहते हैं। आगे लिखते हैं कि उस निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति पर समाज के दूसरे लोग निर्भर होते हैं। उस निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति की स्थिति अधीनता अथवा निर्भरता वाली होती है। तो इसके अनुसार, ऑस्टिन के अनुसार, जो राजनीतिक समाज है उसमें, तो राजनीतिक समाज में संप्रभुता जो है उस व्यक्ति के समूह में निहित होती है जिसकी आज्ञा का जो पालन है समाज के अधिकांश लोग जो है स्वाभाविक रूप से करते हैं और जो आज्ञा देने वाली या जो व्यक्ति के समूह है वो स्वयं जो है किसी के आदेश का पालन का अभ्यस्त नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे व्यक्ति का समूह जो है संप्रभु कहलाता है। और उस निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति, अर्थात जो व्यक्ति के समूह है जो जिसकी आज्ञा का पालन सब कोई मान रहे हैं, तो उस निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति पर समाज के दूसरे लोग जो है निर्भर होते हैं, अन्य लोग उन पर निर्भर होते हैं। उस निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति के प्रति दूसरों व्यक्ति की स्थिति अधीनता तथा निर्भरता वाली होती है। तो जो सर्वोच्च व्यक्ति हैं या व्यक्ति के जो समूह है उसमें जो अन्य व्यक्ति उस पर अधीन होते हैं या फिर निर्भर होते हैं। तो एकलवादी सिद्धांत है। और ऑस्टिन के संप्रभुता का एकल सिद्धांत की जो कुछ विशेषता है जिसको भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो पहला है संप्रभुता राज्य के आवश्यक गुण है। तो संप्रभुता राज्य का अनिवार्य गुण है। यहाँ राज्य के 4 मूल घटकों में से एक है। ठीक, तो संप्रभुता क्या है, इसकी विशेषता, ऑस्टिन के एकलवादी सिद्धांत का पहला विशेषता संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक गुण है। तो संप्रभुता राज्य का अनिवार्य गुण है। यहाँ राज्य के 4 मूल घटक, तो 4 मूल घटक है, उसमें से संप्रभुता जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक, तो संप्रभुता के बिना जो है राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसको हमने इस बात को पहले भी बोला है कि अगर कोई राज्य, अगर संप्रभुता क्या है, सर्वोच्च शक्ति राज्य की, अगर उसके शक्ति ही नहीं होगी तो फिर राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। संप्रभुता के अंत का अर्थ राज्य का अंत होगा। यदि राज्य एक निकाय है तो संप्रभुता उसकी आत्मा है। ऑस्टिन के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक समाज में संप्रभुता का होना उसी प्रकार से आवश्यक है जैसे पदार्थ है किसी पिंड में आकर्षण के केंद्र का होना। ठीक, तो इसको समझ में आ गया होगा। वही बात है कि संप्रभुता है वो राज्य का अनिवार्य भाग है, उसके बिना जो है राज्य का अंत होगा। संप्रभुता का अंत मतलब राज्य का ना, और अगर राज्य कोई निकाय है तो उसकी जो है आत्मा क्या है, संप्रभुति है। तो इतनी अनिवार्य है उस राज्य के लिए, क्योंकि जैसे कोई मनुष्य है उदाहरण के लिए, तो उसकी आत्मा नहीं रहेगा, उसका जीव नहीं रहेगा तो फिर वो खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार का अगर संप्रभुता नहीं होगा किसी देश में तो वो देश जो है वहीं से खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात जो है दूसरा पॉइंट है संप्रभुता निश्चित व्यक्ति अथवा समूह में निहित होती है। तो संप्रभुता राज्य के किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होती है जिन्हें पहचाना जा सकता है और जो अपने विवेक के अनुसार इसका प्रयोग कर सकता है। संप्रभुता का प्रयोग किसी ऐसे स्थान द्वारा नहीं हो सकता जिसका रूप निश्चित अथवा संगठित न हो। अगला जो इसकी लक्षण है एकल सिद्धांत के, संप्रभुता निरंकुश तथा असीमित है। तो संप्रभुता की निरंकुशता तथा असीमितता का आशय उसकी सर्वोच्चता से है, और अर्थात वह आंतरिक तथा दोनों क्षेत्र में निर्वाध, निरंकुश तथा असीमित होती है। राज्य के सभी प्राधिकार उसी से प्राप्त होते हैं। जो राज्य के जितने भी अधिकार हैं किसे, संप्रभुता से प्राप्त होते हैं। यह राज्य के सीमा के अंतर्गत समस्त व्यक्ति संस्थाओं तथा व्यक्ति समूह से सर्वोच्च होती है। तो राज्य के अंतर्गत या राज्य किसी देश में जितने भी व्यक्ति हैं, व्यक्ति के समूह हैं, संस्था है, वो सबसे जो है सर्वोच्च क्या होती है, संप्रभुता। सभी लोग संप्रभु के अधीन होते हैं, इसलिए कोई भी इसकी आज्ञा मानने से मना नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करने का दुस्साहस करता है तो संप्रभु से अपनी इच्छा अनुसार दंड दे सकता है। बाह्य क्षेत्र में भी कोई भी दूसरा राज्य बिना उसकी मर्जी के ऊपर अपनी इच्छा, आज्ञा, कानून या बंधन नहीं थोप सकता। इस प्रकार समस्त आंतरिक व बाह्य शक्ति का सृजन करता संप्रभुता ही है। वह स्वयं कानून का स्रोत है, इसलिए उससे परे है, औरों को आदेश देता है किंतु स्वयं किसी से आदेश ग्रहण नहीं करता है। इसकी अगला जो लक्षण या विशेषता है
कि आज्ञा पालन आदत का विषय। संप्रभु के आज्ञाओं का पालन समाज का अधिकांश भाग स्वतः करता है। अर्थात जो संप्रभुता के जो आज्ञा का पालन जो है समाज में जितने भी लोग हैं वो सब जो है खुद ब खुद करने लगता है। उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप करें, ठीक स्वतः करते हैं। दूसरे शब्दों में संप्रभु के प्रति आज्ञाकारिता आदत का विषय। तो अब कोई नियम बनता है तो फिर वो आदत हो जाता है, आदत का विषय है। इसके माध्यम से समाज इस बात का अभ्यस्त बनता है कि सत्ताधारी द्वारा दिए गए आदेश को उसी रूप में स्वीकार कर ले जिस रूप में वहाँ उसे दिया गया है। तो किसी देश में किसी की भी सत्ता आती है तो अगर कुछ कानून बनाता है, कोई आदेश देता है तो उसको सबको स्वीकार कर लेना होता है, ठीक है कि हाँ इस रूप में दिया गया है तो उस रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद जो अगला है, संप्रभु कानून से श्रेष्ठ व निरपेक्ष है। संप्रभुता ही कानून का आधार भी होता है, ठीक संप्रभुता ही कानून का आधार भी होता है। संप्रभु कानून का निर्माता व स्रोत होता है। तो संप्रभुता क्या है कि संप्रभु जो है अर्थात संप्रभु जो है कानून का निर्माता व स्रोत होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है संप्रभु का आदेश ही कानून है, ठीक है। जो संप्रभु होते हैं उनका जो आदेश है वही कानून है। जो आदेश संप्रभु द्वारा नहीं दिए गए उस या जिसकी वह इजाज़त नहीं देता है वह कानून नहीं बन सकता। कोई भी परंपरा रीति रिवाज उस समय तक कानून नहीं बन सकता जब तक संप्रभु उसे मान्यता न दे दे, ठीक। तो संप्रभु कानून से भी श्रेष्ठ है, वह निरपेक्ष अर्थात कानून ही संप्रभु ही कानून का स्रोत है, कानून यही बनाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात अगला जो है, संप्रभुता किसी दूसरे के आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं होता। तो संप्रभु स्वयं किसी उच्चतर अधिकारी के आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं होता। अर्थात ऑस्टिन अपने संप्रभु को किसी उच्चतर अधिकारी की आज्ञा न मानने की बात कहता है, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो वह स्वयं संप्रभु नहीं रह सकता है। इसलिए आवश्यक कि संप्रभु स्वयं किसी अन्य की आज्ञा पालन का अभ्यासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो संप्रभुता होते हैं या संप्रभु है वो किसी दूसरे की आज्ञा उनको नहीं देता, कोई दूसरा उसको आज्ञा नहीं देता, कोई किसी दूसरे के आज्ञा का पालन नहीं करता। अगर किसी दूसरे का आज्ञा पालन करता है करे अगर तो जो है सर्वोच्च शक्ति नहीं है ऑस्टिन के अनुसार। अगला है संप्रभुता अविभाज्य है। तो संप्रभुता अनन्य अखंड व अविभाज्य है। ऑस्टिन के संप्रभु सिद्धांत का एक भाव यहाँ है कि राज्य में निश्चित तथा सर्वोच्च शक्ति केवल एक ही होती है, ठीक। तो ऑस्टिन के संप्रभु सिद्धांत का एक मुख्य भाव क्या है कि जो राज्य है उसमें निश्चित और सर्वोच्च शक्ति केवल एक ही होती है, अर्थात राज्य के पास एक ही शक्ति होती है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। एक शक्ति है उसका कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि वह एक इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। तो संप्रभुता क्या एक इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, उसके विभाजन का अर्थ है कि उसका विनाश होगा, ठीक। तो यह जो है ऑस्टिन के एकल सिद्धांत का जो प्रमुख विशेषता है ये हुआ। अब उसके पश्चात जो है इस ऑस्टिन का जो एकलवादी सिद्धांत है उसका आलोचना भी हुआ है, तो उसको हम अगला देख रहे हैं। ऑस्टिन द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार सर्वोच्च शक्ति स्वेच्छाचारी, असीमित, अविभाज्य, सर्वव्यापक और स्थायी है। किंतु ऑस्टिन एक वकील था और उसने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या में केवल वैधानिक दृष्टिकोण को दृष्टि में रखा। अर्थात जो ऑस्टिन है वो वकील था, तो संप्रभुता की जो चर्चा की उसने सिर्फ कानूनी बात पे उसने वैधानिक दृष्टि अर्थात सिर्फ विधि के हिसाब से उन्होंने इस पर दृष्टि रखा। ऑस्टिन द्वारा संप्रभुता के व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया, ठीक। उस ऑस्टिन ने जो संप्रभुता के व्यवहारिक पक्ष है उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी कारण से सर हेनरी ब्राइस, A.R. लॉर्ड और ब्लंशाली जेम्स स्टीफन ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना की है। इस सिद्धांत की आलोचना के प्रमुख आधार निम्नलिखित है। किस तरह से आलोचना हुआ है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो है समाज में निश्चित जनश्रेष्ठ की खोज कर पाना कठिन। ऑस्टिन के द्वारा जिस प्रकार के निश्चित संप्रभु की व्याख्या की गई उसे व्यवहार में खोज पाना अत्यंत कठिन है। ऑस्टिन ने संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन परंपराओं पर कानूनी की श्रेष्ठता स्थापित करने के उद्देश्य से किया था। उनका मानना था कि परंपराओं का पालन ऐच्छिक होता है जबकि कानून का पालन बाध्यकारी होता है। इसका खंडन करते हुए हेनरी मैन कहता है कि समाज प्रभु सत्ताधारी के बिना चल सकता है किंतु परंपराओं के बिना नहीं। हेनरी मैन ने लिखा है कि पूर्व के अनेक साम्राज्यों में ऐसी कोई चीज थी ही नहीं जिसे निश्चित उच्चतर सत्ता कहा जा सकता है। तो इसकी पहला जो आलोचना है कि ऑस्टिन है उसके जो एकल सिद्धांत है उनके हिसाब से कि समाज में निश्चित जनश्रेष्ठ खोज कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ऑस्टिन के हिसाब से कि जो परंपरा है और जो कानून है उसमें जो है कानून श्रेष्ठ है और परंपरा का पालन जो है ऐच्छिक होता है और कानून का पालन बाध्यकारी होता है। तो हेनरी मैन इसका जो खंडन करते हुए कहते हैं कि समाज प्रभु सत्ता अर्थात जो संप्रभुता या जो सर्वोच्च शक्ति है उसके बिना चल सकता है, लेकिन समाज में जो परंपरा होते हैं उसके बिना नहीं चल सकता।
हेनरी मैन कहता है कि पूर्व के जो अनेक साम्राज्य में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, अर्थात पहले जो है पूर्व के जो साम्राज्य है उसमें उच्चतर शक्ति अर्थात संप्रभुता नहीं था, उसके बावजूद भी वो जो समाज जो है चल रहा था। ठीक, तो ये जो है एक आलोचना हुआ। उसके बाद अगला जो है कानून संप्रभु का आदेश मात्र नहीं है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, ये प्रतिपादक है यहाँ पर, इस सिद्धांत का प्रतिपादन यह है कि संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं। ठीक, अर्थात जो एकलवादी सिद्धांत है जिसको हमने अभी देखा, उसके अनुसार क्या है कि जो संप्रभु के आदेश हैं वही कानून है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। संप्रभुता ही कानून का एकमात्र स्रोत नहीं है। कोई भी सत्ताधारी संप्रभु चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, मन माने कानून नहीं बना सकता। ठीक, अर्थात अगर कोई संप्रभु या संप्रभुता है, कोई संप्रभु है, कोई आदेश दे देता है कि वही कानून है एकलवादी सिद्धांत के अनुसार, तो उसका खंडन करते हैं और बोलते हैं कि जो सत्ताधारी संप्रभु चाहे वो कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अपने हिसाब से या अपने मनमाने कानून नहीं बना सकता है। इस संबंध में डिग्विड ने यहाँ तक कहा कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता। ठीक, डिग्विड ने क्या कहा कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता, वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो डिग्विड क्या कहा कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता, बल्कि कानून राज्य की स्थापना करते हैं। कानून केवल सामाजिक आवश्यकताओं का प्रकाशन ही होता है। उसके पश्चात जो अगला है इसकी आलोचना, शक्ति को अत्यधिक महत्व। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन अर्थात जो एकलवादी सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन में शक्ति को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसमें यह बताया गया कि कुछ सत्ताधारी अपने आदेश का पालन शक्ति के आधार पर करवाता है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। अधिकांश जनता कानून का पालन दंड के भय के कारण नहीं, बल्कि इस कारण करती है कि कानून जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति करती है और उनके पालन में जनता का ही कल्याण होता है। ठीक, तो एकलवादी सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो सर्वोच्च सत्ता है या फिर संप्रभुता है, उसमें जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा है, सर्वोच्च शक्ति है उसके पास। ठीक, और उसको जो है लोगों को कानून, अगर कोई संप्रभुता कानून बनाता है तो उसको पालन कराने का अधिकार है, वो पालन करवाता है, ज़बरदस्ती पालन करवाता है उनके हिसाब से। लेकिन इसका खंडित करते हुए कुछ लोगों ने कहा या कुछ विधि शास्त्री ने कहा कि जो आदेश का जो पालन है या फिर कानून का पालन लोग भय के कारण नहीं करता, या जो सत्ताधारी है या उनके भय के कारण नहीं करते, बल्कि कानून का जो पालन है जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति करती है। ठीक, और लोग ये सोचते हैं कि जो कानून है उसका अगर पालन करते हैं तो हमारा कल्याण होगा, इसलिए जो है कानून का पालन करते हैं। ठीक, उसके पश्चात जो अगला है चौथा, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों पर लागू नहीं होता। इस सिद्धांत का प्रतिपादन है कि संप्रभु कोई निश्चित व्यक्ति होता है। लोकतंत्र की इस मान्यता के विपरीत है। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है तथा जनता की इच्छा ही इस राज्य में सर्वोपरि है। तो जो आधुनिक लोकतंत्र है, राज्य है, ऐसे पर है जो संप्रभुता लागू नहीं होती। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है और जनता की इच्छा ही राज्य में सर्वोपरि है। वस्तुतः ऑस्टिन के विचार की कानूनी से प्रभुता को मानने का परिणाम यह होगा कि हमें लोक प्रभुता तथा राजनीतिक प्रभुता दोनों प्रकार की प्रभुता की सत्ता अस्वीकार करनी होगी। उसके बाद अगला जो है संप्रभुता अविभाज्य नहीं है। ऑस्टिन संप्रभुता की अविभाज्य का प्रतिपादन करता है। ऑस्टिन क्या बोला था, इसका क्वालिटी क्या था इसके हिसाब से कि जो संप्रभुता है वो अविभाज्य है। जैसे कि हाँ, इसका देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, क्या संप्रभुता क्या है, अविभाज्य है। लेकिन इसका जो आलोचक है उन्होंने क्या कहा कि संप्रभुता जो है अविभाज्य नहीं है। ऑस्टिन संप्रभुता की अविभाज्यता का प्रतिपादन करता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से संप्रभुता की अविभाज्यता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्येक राजनीतिक समाज में कर्तव्य का बंटवारा होता है और प्रशासनिक कर्तव्य के इस बंटवारे से स्पष्ट है कि प्रभुता विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय के संघातात्मक राज्यों में तो संप्रभुता अवश्य रूप से विभाजित होती है। तो इसका मतलब है कि जो संप्रभुता, ऑस्टिन ने अपने जो एकलवादी सिद्धांत में कहा कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका आलोचना हुआ और कहा गया कि जो समाज है उसमें कर्तव्य का बंटवारा होता है, अर्थात शक्ति का बंटवारा होता है। ठीक, और वर्तमान समय के संघात्मक शासन, अर्थात संघात्मक जैसे भारत है, तो भारत बहुत से राज्य है यहाँ पर। ठीक, तो इसमें जो है राज्य में संप्रभुता अवश्य रूप से विभाजित होती है, अर्थात हर राज्य का जो है के पास कुछ कुछ शक्ति होती है। तो इस तरह से जो है विभाजित किया गया है। उसके पास अगला जो है संप्रभुता असीमित नहीं है। ऑस्टिन द्वारा संप्रभुता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसके अनुसार संप्रभुता के सर्व प्रमुख लक्षण उसकी असीमितता तथा निरंकुशता है, किंतु आलोचक संप्रभुता की असीमितता को स्वीकार नहीं करते हैं। वास्तव में राज्य के संप्रभुता शक्ति पर नैतिक और धार्मिक सिद्धांत, रीति रिवाज, परंपराओं का प्रतिबंध होता है और कोई भी संप्रभु इन प्रतिबंध की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो है एकलवादी सिद्धांत का अर्थात ऑस्टिन का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना है, जो कि इसके जो मुख्य पॉइंट है इसको एक बार फिर से आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे बहुलवादी सिद्धांत। ठीक, दूसरा सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत। इसे द्वैतवादी सिद्धांत भी कहते हैं। बहुलवाद का जनक
तथा मेटलैंड को माना जाता है। इन लोगों ने 19वीं शताब्दी के अंत में अपने विचारों का प्रतिपादन करते हुए कहा कि समाज में विद्यमान विभिन्न समुदाय मानव स्वभाव की उपज है। यह अपने स्वरूप में काल्पनिक तथा कृत्रिम नहीं होते। तो समाज में जो विद्यमान विभिन्न समुदाय वो सब मानव स्वभाव के हैं। ये अपने स्वरूप में अर्थात ये जो है काल्पनिक या फिर कृत्रिम नहीं है, बल्कि उनका अपना व्यक्तित्व, अपना इच्छा होता है, अपना चेतन होती है। राज्य के नियंत्रण से मुक्त और कभी-कभी उससे अग्रणी भी होते हैं। तो कौन? ये सब व्यक्ति जो हैं। बाद में समाजवादी विचारकों ने बहुलवाद पर बल देते हुए बताया कि मानवीय जीवन आयामी अर्थात कई पक्षीय होता है। बहुआयामी अर्थात कई पक्ष है। राज्य अर्थात राजनीतिक पक्ष जीवन का अंश मात्र है। तो जो राज्य है वो क्या है? राजनीतिक पक्ष है, उसका एक मात्र है। तो जो बहुलवाद पर जो बल देते हैं, बहुलवादी हैं, बहुलवादी के जो सिद्धांतवादी हैं, वो जो है मानवीय जीवन और उनके हिसाब से जो मानवीय जीवन जो है बहुआयामी है। मानव जीवन का बहुत सारे पक्ष हैं। उसमें से जो राज्य है या फिर संप्रभुता है वो एक राजनीतिक पक्ष है का एक अंश मात्र है। ठीक, राजनीतिक पक्ष के अंश मात्र है, सर्वोच्च नहीं है। तो बहुलवाद के प्रमुख समर्थक में जे नेविल, फिगिस, पाल बांखूर, दुर्खीम, मकाईवर, लास्की, बार्गर, डिग्विट, जीडीएल कोल, मिस फालेट का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो बहुलवाद के मूल सिद्धांत जो है निम्न है। तो पहला है राज्य केवल एक समुदाय है। तो बहुलवादी राज्य को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान तथा नैतिक शक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुमान से समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर राज्य अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो एकलवादी सिद्धांत में क्या था कि जो राज्य या फिर संप्रभुता वो सर्वव्यापक है, सबसे शक्तिमान है। ठीक, लेकिन जो बहुलवादी है इनके अनुसार क्या है कि जो राज्य है वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक या नैतिक संस्था के रूप में इनको स्वीकार नहीं करते। उनके हिसाब से कि जो राज्य है उनके अनुमान से जो समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर अन्य बहुत से समुदाय हैं, उसी की भांति राज्य भी उनके समान ही एक दूसरा समुदाय है। मानवीय जीवन की आवश्यकता बहुमुखी होती है। तो मानवीय जीवन की जो आवश्यकता होती बहुमुखी होती है। सिर्फ एक राजनीतिक आवश्यकता नहीं बल्कि बहुत से इनकी आवश्यकता होती है। राज्य मनुष्य के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। तो मनुष्य की जो आवश्यकता है उसमें राज्य जो है सब आवश्यकता उसकी पूरा नहीं कर सकता। इसी कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदाय का भी अस्तित्व होती है। राज्य का कार्य मुख्यतः जीवन के राजनीतिक पहलू से संबंधित है। तो राज्य का जो कार्य क्या है कि जो लोगों का जीवन है उसमें जो राजनीतिक पहलू है ये ठीक उसी से वो संबंधित है। बहुलवादी के अनुसार उसे अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए। ठीक, तो जो राज्य है तो बहुलवादी के हिसाब से क्या है कि जो राज्य है उसे राजनीतिक क्षेत्र में ही सीमित रहना चाहिए, अपने क्षेत्र में सीमित रहना चाहिए, जिससे अन्य समुदाय स्वतंत्र रूप से व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को यथेष्ट विकास कर सके। इस प्रकार बहुलवाद इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि अन्य समुदाय राज्य के ही समकक्ष और राज्य के समान ही समुदाय भी अपने क्षेत्र में पूर्ण शक्तिशाली होनी चाहिए। ठीक, तो जो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि एकलवाद सिद्धांत क्या कहते हैं कि जो राज्य है उसके पास सर्वोच्च शक्ति होती है, संप्रभुता होती है, राज्य ही सबसे बड़ी होती है और कानून बना सकते हैं, उसका पालन करवा सकता है। लेकिन जो बहुलवादी है उनके हिसाब से क्या है कि राज्य के अतिरिक्त भी अन्य समुदाय होते हैं, मानव के पास अन्य भी जीवन होती है, सिर्फ एक राजनीतिक पहलू नहीं होती बल्कि इसको भी छोड़कर अन्य पहलू भी होती है। तो सबको जो है बराबर मौका दिया जाना चाहिए। तो राज्य जो है बाकी की तरह भी या बाकी समुदाय की तरह भी एक समुदाय मात्र है। तो बहुलवादी जो समर्थक हैं इस तरह से बात करते हैं। बहुलवादी इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि अन्य समुदाय राज्य के ही समकक्ष है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो अन्य समुदाय हैं वो भी राज्य के ही बराबर हैं और राज्य के समान ही समुदाय भी अपना क्षेत्र में पूर्ण शक्तिशाली होनी चाहिए। तो अन्य जो समुदाय हैं ठीक तो राज्य के समान ही भी अपने क्षेत्र में पूर्ण शक्तिशाली होनी चाहिए। ये पहला है इसका जो है पहला सिद्धांत। दूसरा है बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। तो बहुलवादी राज्य और समाज को एक नहीं मानते वरन उन्हें विभिन्न इकाई के रूप में मानते हैं। ठीक, तो बहुलवादी क्या मानते हैं तो राज्य हो गया और समाज हो गया जो अलग अलग इकाई है, एक नहीं है इनके हिसाब से। बहुलवाद राज्य को अन्य समुदाय के समान ही एक समुदाय मानता है। ठीक, तो जो राज्य होता है वो अन्य समुदाय जैसे होते हैं उसी के समान ये भी है। समाज को राज्य की तुलना में बहुत अधिक व्यापक संगठन बताता है। तो इनके अनुसार जो समाज है वो राज्य से भी ज़्यादा व्यापक संगठन है। राज्य समाज का एक ऐसा अंग मात्र है जो उद्देश्य और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समाज का सहगामी नहीं हो सकता। तो जो राज्य है वो समाज का क्या एक अंग मात्र है जो उद्देश्य और कार्य क्षेत्र की दृष्टि समाज का सहगामी नहीं हो सकता। तीसरा इसका पॉइंट है बहुलवादी नियंत्रित राज सत्ता में विश्वास करता है। ठीक, तो इसके अनुसार बहुलवाद ऑस्टिन आदि के असीमित संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। यहाँ असीमित संप्रभुता का खंडन करता है और आंतरिक व बाह्य दोनों
इस क्षेत्र में संप्रभुता को सीमित मानता है। ठीक, तो ऑस्टिन जो एकलवादी सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, वो क्या है, उसके अनुसार जो संप्रभुता क्या है, असीमित है, लेकिन जो है बहुलवादी क्या करते हैं, आंतरिक व बाह्य दोनों क्षेत्र में संप्रभुता को सीमित मानते हैं। असीमित नहीं बल्कि ये सीमित है। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति स्वयं अपनी प्रकृति तथा नागरिक एवं समुदाय के अधिकार से सीमित होती है। तो जो जैसे कोई राज्य है उसके जो आंतरिक क्षेत्र में है, तो उस राज्य की जो शक्ति है स्वयं अपने प्रकृति तथा नागरिक एवं समुदाय के अधिकारों से वो सीमित होती है। तथा बाहरी क्षेत्र में राज्य की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्य राष्ट्रों के अधिकारों से भी सीमित होती है। इस प्रकार बहुलवाद आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता शक्ति के विरोधी हैं। उसके पश्चात जो अगला है, बहुलवाद विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। तो बहुलवाद विकेंद्रीकरण को राज्य के वास्तविक उपयोगिता का आधार मानता है। बहुलवाद के अनुसार स्थानीय समस्या भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और इन स्थानीय समस्याओं का समाधान शक्ति के विकेंद्रीकरण पद्धति से नहीं किया जा सकता है। बहुलवादी के विचार से राज्य को चाहिए कि अपनी केंद्रीय सत्ता को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर विकेंद्रीकृत करके अन्य समुदाय में विभाजित कर दें। इस प्रकार संघात्मक सामाजिक संगठन की स्थापना की जाए। इस प्रकार संघात्मक समाज संगठन मानव जीवन के मुख्य आवश्यकताएं पूरा कर सकता है। एक पावर नहीं रहेगा, मानव जीवन की मुख्य आवश्यकता बस रहेगा, मानव जीवन की मुख्य आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। इसका आशा है कि बहुलवाद विकेंद्रीकरण में विश्वास करता हूँ। विकेंद्रीकरण मतलब इसका अलग अलग क्षेत्र हो। ठीक, जैसे एकलवाद सिद्धांत में क्या है कि एक ही केंद्र अर्थात जो राज्य है वही मेन है, सारा जो शक्ति इसी पर केंद्रित है। लेकिन विकेंद्रीकरण मतलब जो उसकी शक्ति है अलग अलग समुदायों में सब में बराबर होनी चाहिए। तो ये हुआ अगला जो है इसका पांचवा, बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। ठीक, तो बहुलवाद के अनुसार जो कानून है वो राज्य से स्वतंत्र है और राज्य से भी उच्च है। लेकिन एकलवादी क्या बोल रहे थे कि राज्य ही कानून के निर्माता है और कानून वही बनाते हैं। लेकिन बहुलवाद के अनुसार क्या है कि जो कानून है वो राज्य से बड़ा है या फिर उससे अलग है और वो राज्य से उच्च है, स्वतंत्र है। तो बहुलवादी कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। इस संबंध में फ्रांसीसी विचारक डिग्विट और डच विचारक क्रेब के विचार उल्लेखनीय है। डिग्विट के अनुसार विधि अर्थात कानून राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र, उससे श्रेष्ठ और पूर्वकालिक होती है। ठीक, तो जो कानून है वो राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र होती है, उससे श्रेष्ठ होती है और उसके पहले की होती है, राजनीतिक संगठन से पहले की। विधि के बिना सामाजिक एकता या संगठन या मनुष्यों का एक दूसरों पर निर्भर करना संभव नहीं। अर्थात जो कानून है उसके बिना सामाजिक एकता, संगठन या मनुष्य का एक दूसरे पर निर्भर करना संभव नहीं है। राज्य का व्यक्तित्व एक निरीह कल्पना मात्र है। तो राज्य का जो व्यक्तित्व है अर्थात राज्य जो है वो कल्पना मात्र है। विधि राज्य को सीमित करती है। जो कानून है बहुलवादी के अनुसार ना, जो कानून है विधि अर्थात जो कानून है वो राज्य को सीमित करती है, राज्य या विधि को सीमित नहीं करती। ठीक है, तो कानून जो है राज्य को सीमित करती है कि आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, इतना तक ही प्रयोग कर सकते हैं, इस टाइप का। ठीक, लेकिन राज्य जो है कानून को सीमित नहीं करते हैं। तो एक इसके अनुसार है, बहुलवादी के अनुसार है। अगला है बहुलवाद एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है। तो बहुलवाद राज्य के वर्तमान रूप का विरोधी होने पर भी जनतांत्रिक प्रणाली का विरोधी नहीं है। बहुलवाद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी भी हिंसात्मक प्रणाली का प्रयोग स्वीकार नहीं करता है। आरंभ से लेकर अंत तक उसका विश्वास व्यावसायिक प्रतिनिधित्व तथा गुप्त मतदान में है। वास्तव में बहुलवाद का उद्देश्य तो सर्वाधिकारवादी राज्य के स्थान पर एक ऐसे जनतांत्रात्मक राज्य की स्थापना करना है जिसमें शासन व्यवस्था का संगठन नीचे से ऊपर की ओर हो। प्रभु सत्ता के अन्य संघों में समान वितरण को वे जनतंत्रात्मक प्रणाली का प्रतीक मानते हैं। ठीक, तो बहुलवाद क्या है, जनतंत्रात्मक विचारधारा है। तो उनके अनुसार है कि प्रभु सत्ता के जो अन्य संघ है उनमें समान वितरण हो। ठीक, वे प्रभु सत्ता के अन्य संघों में समान वितरण को क्या मानते हैं, जनतंत्रात्मक प्रणाली का प्रतीक मानते हैं। तो इस तरह से बहुलवाद का जो प्रमुख सिद्धांत है और इसका भी आलोचना हुआ तो उसको भी हम देख लेते हैं। बहुलवाद की भी आलोचना की गई, जिनमें से कुछ प्रमुख है। पहला, बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता है। ठीक, पहला आलोचना क्या हुआ कि जो बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता है, अर्थात बहुलवाद के विरुद्ध आलोचना का सबसे प्रमुख आधार यहाँ है कि बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार करने का संभावित परिणाम अराजकता की स्थिति होगी। यदि प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लिया जाए और उन्हें संप्रभुता का अनुपातिक अधिकार भी समर्पित कर दिया जाए तो समाज में कानूनविहीन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात इसका मतलब है कि जो बहुलवाद का जो निष्कर्ष है कि हर एक व्यक्ति में समान शक्ति जो है विभाजित कर दिया जाए, अगर इस तरह से हो जाएगा तो अराजकता फैल जाएगा। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, अगर मान लो किसी राज्य है उसमें हर एक व्यक्ति को बराबर शक्ति दे दी जाए तो अपने आप को राजा समझने लगेगा। ठीक, किसी से
अच्छे से बात नहीं करेगा, वो सबसे बड़ा खुद को मानने लगा, तो फिर सब अगर बड़े हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देश में अराजकता फैल जाएगा और सभी समुदाय को या सबको अगर इस तरह से शक्ति दे दिया जाएगा। जैसे कि उदाहरण समझते हैं, जैसे भारत में नोटबंदी हुआ, ठीक, तो जो राज्य अर्थात देश है, देश के जो प्रधानमंत्री ने बंद किया, अगर सब राज्य में शक्ति अगर बराबर शक्ति रहता, ठीक, सब राज्य में जैसे देश का शक्ति है वैसे अगर राज्य है छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, तो मान लो छत्तीसगढ़ के या बिहार के लोग बोलते हैं, या वहाँ की राज्य मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारे राज्य में जो नोटबंदी है तो हम नोटबंदी नहीं मानेंगे, हम पुराने जो नोट चल रहे हैं उसी को ही मानेंगे, हमारे यहाँ वही नोट चलेगा, हम इस बात को नहीं मानेंगे, इस कानून या आपकी जो आदेश है उसको हम नहीं मानेंगे। उस कंडीशन में फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक क्या। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, अगर सबको बराबर शक्ति विभाजित किया जाएगा तो वहाँ पर अराजकता फैल जाएगा, ठीक। तो ये पहला इसका आलोचना हुआ था इस कारण से। दूसरा जो है, बहुलवाद भ्रामक धारणाओं पर आधारित है। समाज को विभिन्न संगठनों कार्य क्षेत्र पूर्णतः पृथक होता है और मान्य कार्यों को ऐसे भागों में व्यक्त किया जा सकता है जिसका एक दूसरे से कोई संबंध न हो, जबकि वर्तमान सामाजिक जटिलताओं में मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक एक व्यक्ति के लिए कार्य करने वाले सभी सावधान में आपसी सहयोग और समन्वय होना चाहिए, या तभी संभव है इस संगठन को नियंत्रित व निर्देशित करने की शक्ति किसी एक संगठन या समुदाय के पास हो, ठीक। तो अर्थात इसका आशय है बहुलवाद भ्रामक धारणाओं पर आधारित वही है इसका भी, अगर सब समुदाय है, सब में अगर शक्ति बराबर हो जाएगा तो फिर वहीं अराजकता फैल जाएगा, सब अपने आप को बड़ा मानने लगे, फिर इसमें जो देश का सर्वांगीण विकास मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो संगठन है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको निर्देशित करने के लिए जो सर्वोच्च शक्ति किसी एक संगठन के पास या किसी एक समुदाय के पास हो, तभी फिर अच्छे से जो है देश का विकास हो सकता है। उसके बाद जो है अगला, सभी समुदाय समान स्तर के नहीं हैं। बहुलवादी विचारधारा के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इस विचारधारा में समाज के सभी समुदायों को समान स्तर माना गया है। तो बहुलवादी क्या मानते हैं कि जो समाज है या फिर देश में जितने भी अलग अलग समुदाय हैं, समाज है, सब बराबर हैं, ठीक। तो जो कि गलत है, सभी समुदाय समान स्तर के नहीं है। प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लेना बहुलवादी की भारी भूल है, ठीक। तो प्रत्येक जो समुदाय है उसको राज्य के बराबर आप अर्थात देश के बराबर उसको नहीं मान सकते। वास्तव में राज्य संस्था के अपने विशेष कार्यों के कारण उसकी स्थिति अन्य समुदाय से भिन्न और विशेष होती है। तो जो देश है वो जो है अन्य संस्था से भिन्न होती है और विशेष भी होती है। अगला जो है, बहुलवाद अंतर विरोधियों से भरा हुआ है। तो बहुलवाद के विरुद्ध एक गंभीर बात यह है कि बहुलवादी विचारधारा अंतर विरोधी से भरी पड़ी है। बहुलवादी सैद्धांतिक रूप से राज्य की शक्ति को कम करके उसे अन्य समुदाय के साथ समता प्रदान करते हैं, एक काम नहीं है ना, कम है, समता माने बराबर प्रदान करते हैं। किंतु जब वह व्यवहार पर आते हैं तो यहाँ स्वीकार करते हैं कि किसी एक संस्था को संप्रभु बनाए बिना राजनीतिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो बहुलवाद के वो लोग भी इस बात को मानते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो कहते हैं कि राज्य में और भी जितने समुदाय हैं, जितने भी संगठन हैं, सबको बराबर मान लिया जाए, सबको बराबर शक्ति प्रदान कर दिया जाए। लेकिन जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो वो लोग भी स्वीकार करते हैं, अर्थात बहुलवादी जो हैं वो भी स्वीकार भी करते हैं कि किसी एक संस्था को सर्वोच्च शक्ति दे बिना आप जो है राजनीतिक समाज कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार जो है वो भी इनडायरेक्टली रूप से राजकीय संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। कौन? बहुलवादी। यह बात सभी बहुलवाद विचारकों में भी देखी जा सकती है। उसके पश्चात जो है अगला जो है, बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा, ठीक। तो जो बहुलवादी व्यवस्था है उसमें व्यक्ति जो है स्वतंत्र नहीं होगा। बहुलवादियों की यहाँ भ्रांति है कि अन्य समुदाय पर से राज्य का नियंत्रण हटा लेने पर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्रता का वातावरण उपलब्ध होगा। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। तो बहुलवादी का जो कहते हैं कि जो व्यक्ति हैं उन पर राज्य का नियंत्रण हटा लेते हैं तो व्यक्ति का जो है विकास होगा, व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्रता का अवसर उपलब्ध होगा, ठीक। राज्य का नियंत्रण हटा देते हैं तो जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व विकास हेतु स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध होगा। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग समुदाय की स्वतंत्रता के नाम पर राज्य के नियंत्रण का विरोध करते हैं वह अपने हाथ में सत्ता आने पर व्यक्ति के अधिकारों को हनन करने में राज्य से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो एकदम सही बात है। तो इसका मतलब है कि मान लो सभी व्यक्ति को राज्य के नियंत्रण से हटा, सभी व्यक्ति पे जो भी राज्य है का नियंत्रण उसको हटा देते हैं तो जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति का अधिकार है उसका हनन करने में आगे बढ़ जाएगा, सबसे ज़्यादा हनन वही करेगा उसको, अगर उस प्रकार की उसको शक्ति दे दिया जाएगा तो ये जो है फिर तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगा, ठीक। तो इस संबंध में जिमर्न हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आज जो व्यक्ति राज्य की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं वह साधारणतया यह भूल जाते हैं कि पड़ोसियों की अत्याचार से भी अधिक भीषण अत्याचार कोई नहीं हो सकता। समुदाय जितना छोटा होगा आपके जीवन और कार्यों पर उतना ही कठोर नियंत्रण होगा। तो बिल्कुल है कि समुदाय जितना होगा उस पर ज़्यादा कठोर निगरानी भी होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से जो है बहुलवादी जो सिद्धांत है उसका जो है
आलोचना हुआ है, जो कि हमने 5 पॉइंट में देखे। बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता है, बहुलवाद भ्रामक धारणा पर आधारित। तो इस तरह से जो है हम 2 वीडियो में हमने संप्रभुता का जो है 9 जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको कवर किए, जिसमें से प्रस्तावना, संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा, विकास, पहलू, प्रकार, विशेषता, अधिवाद, सिद्धांत, ये सब है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचे और अगला जो टॉपिक है राजनीति विज्ञान का वो भी आप तक पहुँचे। तो अगर कोई नोट्स बना रहेगा तो यहाँ से एक बार स्क्रॉल कर देते हैं, ताकि पहले भी बोला था कि इस तरह से नीचे से ऊपर जाएंगे, ताकि आप लोग को अगर नोट्स बनाएंगे कहीं पर छूटा हो तो लिख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।